So in last class, we studied about the discovery of electrons and discovery of protons. कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और इसमें हम लोगों ने ये चर्चा किया कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया। हम प्रोटॉन की डिस्कवरी को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी दोबारा हम लोग प्रोटॉन की डिस्कवरी पे बात करेंगे। फिर हम लोग न्यूट्रॉन को स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पे बात करेंगे, और फिर एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। ऐसा कोई भी स्टूडेंट अगर यहां पे प्रेजेंट है जिसने कल की क्लास में वो एब्सेंट रहा हो, वो उसे समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी आज के क्लास को, बिकॉज कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम पूरा बेसिक बताए कि इलेक्ट्रॉन को कैसे खोजा गया, प्रोटॉन को कैसे खोजा गया, बहुत बेसिक स्तर पे बताए थे। तो अभी उसको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, तो सॉरी फॉर दैट। चलिए, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। जैसा हमने अब बाबू आप लोगों को बताया कि जो प्रोटॉन होता है, आराम से समझेंगे, जो प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन न्यूक्लियस के भीतर रहता है, न्यूक्लियस के भीतर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। अब ये जो प्रोटॉन है, इसके चार्ज को हमने पढ़ लिया, अब इसके मास को पढ़ते हैं। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी हो जाएगा। ये 3 जीरो अगर इससे घटेगा तो हो जाएगा 27 ये, और इसी को 1 यूनिट माना जाता है, 1 यूनिट माना जाता है। प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं और P के ऊपर प्लस लिखते हैं क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये जो प्रोटॉन है, इसकी डिस्कवरी को रदरफोर्ड को जाता है, रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी की हुई थी। तो वही है प्रोटॉन। सो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसे P से डिनोट करते हैं। ये न्यूक्लियस के भीतर, एटम के न्यूक्लियस में रहता है। इसके ऊपर जो चार्ज है वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे प्लस साइन से दिखाया जाता है। इसका जो एब्सोल्यूट मास है वो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, और उसी को केजी में लिखेंगे तो इतना होगा। इसको 1 कंसीडर किया गया है। आप लोगों को याद होगा इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 2000 गुना कम होता है, 2000 गुना कम होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को 0 माना गया है और प्रोटॉन के मास को 1 माना गया है। बाबू, हमने फिर कहा कि कल का क्लास अगर एब्सेंट है तो आज आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन आज की क्लास समझने के कल से दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप कल परसों का क्लास नहीं किए हैं, तो अभी आप इस टॉपिक के लिए नए हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा हर टॉपिक को। तो यही है प्रोटॉन। अब बात करते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। आपको याद होगा कल के क्लास में हमने चर्चा किया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि ये कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है और इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं। ये प्लस है और ये माइनस है। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, सॉरी यूगेन अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने क्या किया, इस वाले कैथोड में होल कर दिया, छोटा छोटा होल कर दिया, छोटा 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 होल कर दिया, और होल होने के कारण, इसके अंदर होल होने के कारण यहां पर उन्होंने एक फ्लोरेसेंट मटेरियल डाला था, जिंक सल्फाइड, और यहां से जब लाइट गया तो ये क्या किया, ग्लो करने लगा, ये ग्लो करने लगा।
ये ग्लो करने लगा। और जब यहां से देखा गया तो ये जो लाइट है वो यहां से आ रहा था, और ये कौन है? एनोड है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये प्लस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम चाहें तो इसे एनोड रेज बोल सकते हैं, चाहे तो इसे पॉजिटिव रे बोल सकते हैं, और चूंकि ये होल से निकला है इसलिए हम चाहें तो इसे कैनाल रे भी बोल सकते हैं, कैनाल रे भी बोल सकते हैं। और ये सारी बातें प्रीवियस क्लास में हो चुकी हैं। चलिए, तो उसी पे यही है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, जिसे आप लोग समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। और ऐसे ही इसका डिस्कवरी हुआ था। अब चलिए, हमने पढ़ा नहीं था इसके बारे में, अब बढ़िया तरह से इसको पढ़ते हैं। प्रोटॉन्स, खूब आराम से समझना प्रोटॉन को। बाबू 1808 में एटम का डिस्कवरी हुआ, एटम का डिस्कवरी हुआ, और इसको डिस्कवर किया किसने? डाल्टन ने। पढ़े थे कल हम लोग, डाल्टन ने डिस्कवर किया एटम को। एटम की जब डिस्कवरी हुई ना, तो हाइड्रोजन के बारे में सबको पता चल गया कि हाइड्रोजन नाम का कोई एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन नाम का कोई एलिमेंट होता है। ये सब एलिमेंट के बारे में लोग जान चुके थे। हाइड्रोजन का मास बहुत कम होता है, हाइड्रोजन का मास बहुत कम होता है। और जैसा प्रोटॉन की डिस्कवरी में हम लोगों ने पढ़ा कि हाइड्रोजन का मास और प्रोटॉन का मास आपस में बराबर होता है। लेकिन सुनिए, खूब आराम से समझिएगा, एक कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। मान लीजिए कि किसी ऐसे जगह पर आप रहते हैं जहां पर आपको 50 केजी चावल लेना है, लेकिन वहां पर 50 केजी चावल मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए कोई सामान नहीं है कि 50 केजी का वजन किया जा सके। सपोज कीजिए कि आपने किसी लड़के को देखा और उस लड़के का नाम सपोज करो ए है, उस बच्चे का नाम ए है। इस बच्चे का जो मास है, वेट है, वो 50 केजी है, 50 केजी। तो आप क्या करोगे? इस बच्चे को तराजू पे एक तरफ बैठा दोगे और इसी बच्चे के बराबर में वजन निकाल लोगे, तो बोलो 50 केजी चावल हो जाएगा। तो हम कहेंगे, चावल जब नीचे रखा जाएगा और कोई पूछेगा ये चावल कितना है, तो हम कहेंगे ये इस बच्चे के मास के बराबर है। जैसे मान लो हम कहें हम अपने बारे में, तो ये मनमीत सर के मास के बराबर है, ये मनमीत सर के मास के बराबर है। अब कोई आदमी आए और उस आदमी का मास वो बोले अगर 100 केजी के हैं हम, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये आदमी 2 मनमीत सर के बराबर है, ये आदमी 2 मनमीत सर के बराबर है। कि मनमीत सर का मास 50 केजी और इसका मास 100 केजी, तो 2 मनमीत सर के बराबर हो गया। तो बाबू हुआ ये कि 1808 में जॉन डाल्टन ने एटम को तो खोज दिया और एटम के मास के बारे में बता दिया, लेकिन 1815 में, 1815 में एक साइंटिस्ट थे विलियम स्ट्रॉट, उन्होंने कहा कि एटम में जो हाइड्रोजन होता है ना, इसका मास बहुत कम होता है। और विलियम ट्रॉट के मन में एक बात आई कि बाकी जो जितने एलिमेंट्स हैं ना, काहे नहीं उनको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मास बताया जाए। जैसे कोई पूछे कि बताओ तो सोडियम का मास कितना है, तो हम कहेंगे 23 गो हाइड्रोजन के बराबर है। कोई पूछे मैग्नीशियम का मास कितना है, तो 24 गो हाइड्रोजन के बराबर है। कोई पूछे कैल्शियम का मास कितना है, तो 40 हाइड्रोजन के मास के बराबर है। अब आपके मन में आ रहा होगा आपको कैसे पता है जो आप वैल्यू लिख रहे हो? हम पढ़े हैं इसीलिए लिख रहे हैं। आप भी पढ़ोगे, आप भी लिखोगे, पढ़ाएंगे सब, काहे घबरा रहे हो? तो बात पता चल गया। विलियम ट्रॉट ने कहा कि हाइड्रोजन का मास
हर एलिमेंट के मास में है। मतलब अगर सोडियम का मास निकालोगे ना तो 23 को हाइड्रोजन के बराबर होगा। इनका मानना था ना कि हर एलिमेंट के भीतर हाइड्रोजन होता है। इनका मानना था विलियम शॉर्ट का, हर एलिमेंट के भीतर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हर एलिमेंट के भीतर हाइड्रोजन होता है। लेकिन हाइड्रोजन तो एक एटम है और एलिमेंट के भीतर तो एटम हो नहीं सकता है। मतलब मान लो सोडियम का एलिमेंट है, उसमें हाइड्रोजन का एटम थोड़ी होगा। तो अब हुआ क्या बोला जाए, तो उसी का नाम इन्होंने प्रोटाइल्स रखा। क्या बाबू, प्रोटाइल्स रखा। इसी का नाम प्रोटाइल्स रखा गया। बाद में इसी प्रोटाइल्स का नाम प्रोटॉन पड़ गया। बाद में इसी प्रोटाइल्स का नाम प्रोटॉन पड़ गया। तो चलिए समझते हैं इसको। द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स dates back to year 1815 when English chemist William Prott suggested that all atoms are made up of hydrogen atoms। हर एटम के भीतर हाइड्रोजन एटम होता है। और इसका नाम उन्होंने क्या रखा, प्रोटाइल्स रखा, कि इसको हम लोग प्रोटाइल्स बोलेंगे, इसे हम लोग प्रोटाइल्स बोलेंगे। फिर क्या हुआ, जब कैनाल रेज का डिस्कवरी हुआ, किसने किया, यूगेन अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने। कल पढ़े थे, जब इन्होंने कैनाल रे का डिस्कवरी किया तब इन्होंने सही में इस बात को बोला कि चार्ज टू मास रेशियो हर एलिमेंट के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, वाज हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल गैसेज। हर गैस में हाइड्रोजन होता है, इनका मानना था हर गैस में हाइड्रोजन होता है। फिर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया 1911 में। अब आपको कंफ्यूजन यहां पर पैदा होगा, यहां पर आपको कंफ्यूजन बनेगा कि जब प्रोटॉन की डिस्कवरी यूगेन अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने कर दिया तो फिर बात रदरफोर्ड की क्यों कर रहे हैं। बाबू, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा तो इसका मतलब आपका 9th क्लास थोड़ा सा वीक है। कि 9th क्लास में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, और उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स चैप्टर में एक छोटी सी बात बताई गई थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थ्योरी। सबसे पहले थॉमसन ने अपना थ्योरी दिया था, प्लम एंड पडिंग मॉडल, वाटरमेलन तरबूज वाला थ्योरी दिए थे। उसके बाद में रदरफोर्ड आए थे, रदरफोर्ड जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या बाबू, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किए थे, सोने पर एक्सपेरिमेंट किए थे। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत करो, कल के क्लास में ये टॉपिक आने वाला है। हम कल अपने से आपको हर थ्योरी पढ़ाएंगे 9th क्लास का, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे, थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे आप लोग। 9th क्लास पहले पूरा क्लियर कर लेंगे आप लोगों का, हम एक दिन और लगेगा 9th क्लास क्लियर करने में, उसके बाद 10th स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन और लगेगा 9th क्लास को क्लियर करने में। सो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में क्या किया, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया। अभी न्यूक्लियस को किसी ने डिस्कवर नहीं किया था। और तब उन्होंने ही कंक्लूडेड दैट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम वर concentrated in the single core and that most of the atom's volume was empty। इनका मानना था कि एटम का सारा मास उसके कहां होता है, न्यूक्लियस पे होता है, और एटम का जो बाहर वाला जितना भी एरिया है ये क्या है, खाली है। क्या बाबू, खाली है, एम्प्टी, खाली है। सारा मास यहां है। अगर मास यहां है तो प्रोटॉन भी कहां है, इसी जगह पे है ना। फिर बात आता है, उन्होंने कहा कि द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट अराउंड इट। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर होता है। चलिए, तो 1886 में डिस्कवरी आपने पढ़ लिया था, कल प्रीवियस लेक्चर में सब हो गया था। These rays were named as positive rays and positive rays का दूसरा नाम क्या होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव कंपोज ऑफ पार्टिकल्स।
ये पार्टिकल से मिलकर बने हुए रहते हैं और इनको पॉजिटिव पार्टिकल्स बोलते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स ना। दीज पार्टिकल्स वर इन द फॉर्म ऑफ रेज, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैनाल रेज भी बोलते हैं, कैनाल रेज भी बोलते हैं। बाद में रदरफोर्ड ने इसका नाम क्या रख दिया, प्रोटॉन्स रख दिया। क्या बाबू, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का मतलब क्या होता है, फर्स्ट। रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन से पहले प्रोटॉन का खोज हुआ है। अब आप कहोगे ये कौन मजाक है, आप ही बोले थे कि 1897 में इलेक्ट्रॉन मिला है और आप ही कह रहे हैं कि 1911 में प्रोटॉन मिला है, तो प्रोटॉन पहले कैसे मिल गया। बाबू, इलेक्ट्रॉन से पहले प्रोटॉन मिला था। अर्नेस्ट गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने कैनाल रे को खोजा, और कैनाल रे को कब खोजा, तो बोलो तो इलेक्ट्रॉन से पहले है कि नहीं। तो रदरफोर्ड ना भाई गाल हो जाएगा, प्रोटॉन पहले मिला है। इसीलिए प्रोटॉन वर्ड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ना। ये ग्रीक वर्ड है, प्रोटॉन का मतलब होता है फर्स्ट। पहले प्रोटॉन को खोजा गया, तब इलेक्ट्रॉन को खोजा गया। अब आता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन से रिलेटेड किसी के मन में कोई बात, यहां से समझ में अब आएगा, नया टॉपिक है। हम जो अभी टॉपिक पढ़ाए हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये कल पूरा पढ़ा चुके थे, आज बस उसको रिवाइज करवाए हैं। एनी प्रॉब्लम, चलिए स्टार्ट किया जाए। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, खूब आराम से समझिएगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को, मजे से समझना है इसको। बाबू, रदरफोर्ड बहुत तेज आदमी थे, बहुत दिमागी आदमी थे। बात है 1920 की, 1920s की। रदरफोर्ड एक बार बैठे हुए थे और उन्होंने क्या देखा, रदरफोर्ड 1920 की बात हम कर रहे हैं, और 1894 में 1894 में एक साइंटिस्ट हैं विलियम रामसे। क्या बाबू, विलियम रामसे। इन्होंने 6 एलिमेंट्स को खोजा, 6 एलिमेंट्स को, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इनको एनर्ट गैस बोलते हैं। खूब प्यार से समझो बाबू इसको, एनर्ट गैस बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल को देखे होगे आप, पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट साइड में 18 नंबर ग्रुप में ये 6 एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ये एनर्ट गैस है, मतलब नॉन रिएक्टिव, नो रिएक्शन। सुनना ध्यान से, ये कभी रिएक्शन नहीं करते हैं। इसमें जो हीलियम दिख रहा है, हीलियम, इस हीलियम को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। सॉरी, इस हीलियम को अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम जो है ना बाबू, हीलियम, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अभी न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ, लेकिन पढ़ लो, 2 न्यूट्रॉन है। इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। आराम से समझो। रदरफोर्ड क्या किए पता है, ये हीलियम का मास निकाल रहे थे। हाइड्रोजन का मास सब लोग जानता है कितना होता है, 1। अब ये हीलियम का मास निकाल रहे थे। अब बाबू बात यह है कि हीलियम के बारे में पता चल चुका था कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है और हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है। क्या बाबू, 2 प्रोटॉन होता है। हीलियम के बारे में पता चल चुका था कि हीलियम में 2 प्रोटॉन है, लेकिन सबसे बड़ा मैटर अभी बाकी था, सबसे बड़ा मैटर फंसना अभी बाकी था। एक बार बैठे बैठे ये तो जानते थे कि 2 हीलियम होता है, सॉरी 2 प्रोटॉन होता है हीलियम में, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 0। और अभी न्यूट्रॉन का खोज हुआ ही नहीं है, तो अभी इनके अनुसार हीलियम में क्या क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2
हीलियम के भीतर मात्र दो ही चीजें हैं, दो गो इलेक्ट्रॉन है और दो गो प्रोटॉन है। हीलियम में मात्र यही दो गो चीज है, दो गो इलेक्ट्रॉन और दो गो प्रोटॉन। अब रदरफोर्ड क्या किए, यहां पर एगो तराजू जैसा लिए, हम तराजू ले रहे हैं लेकिन ये लोग मास देखता है, और इन्होंने एक तरफ हीलियम को रखा। आज जब इसके मास को दो गो हाइड्रोजन को रख के देखा तो ये क्या देखे, ये डायरेक्ट डाउन हो गया, ये पलड़ा भारी पड़ गया, टोटली हीलियम सॉरी रदरफोर्ड डिस्टर्ब हो गए। कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं होता, मतलब सारा मास किसके पास है, प्रोटॉन्स के पास। और हम ये भी जानते हैं कि एगो प्रोटॉन का मास एगो हाइड्रोजन के मास के क्या होता है, बराबर होता है। प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है। आराम से समझो खूब। तब एक बात बताओ कि जब प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है और हम जानते हैं कि इसमें दो गो प्रोटॉन है, तो हीलियम का मास दो गो हाइड्रोजन के बराबर होना चाहिए। लेकिन वो क्या देखते हैं, ये पलड़ा भारी है, एक और हाइड्रोजन इधर रखते हैं तब भी भारी है, आज जैसे ही एक और हाइड्रोजन इधर रखते हैं ये बराबर हो गया। अब इनके दिमाग खराब हुआ कि रे ये तो दुए गो प्रोटॉन है। रदरफोर्ड बोले कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है दया, अंदर कोई तो दिक्कत है, मतलब इस एटम के भीतर दो गो प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी है। ये बात तो बोल दिए कि प्रोटॉन के अलावा भी कुछ है, लेकिन इनको ये बात पता नहीं था कि प्रोटॉन के अलावा क्या है भीतर, और ये ऐसे ही निकल लिए। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाए तो दुनिया भी कुछ नहीं कर पाएगी। दुनिया में एक से एक लोग आए, और एक आदमी आए 1932 में, नाम था जेम्स चैडविक। 12 साल के बाद जेम्स चैडविक, अब खूब आराम से समझना क्या किए ये जेम्स चैडविक। इनके मन में भी यही बात घूम रहा था, जेम्स चैडविक के मन में, कि हो ना हो हीलियम के अंदर कुछ तो और है, कि दो गो हाइड्रोजन के मास के बराबर इसको होना चाहिए, लेकिन ये चार गो हाइड्रोजन के मास के बराबर है, कुछ तो और है। इस चीज का पता लगाने के लिए वो क्या किए, अल्फा पार्टिकल्स को लिए। अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने किसको लिया बाबू, अल्फा पार्टिकल्स को लिया। अब आपके मन में आएगा ये अल्फा पार्टिकल्स कहां से आए। ये तो आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल्स हीलियम को ही बोलते हैं, किसको बोलते हैं, लेकिन इन्होंने कहां से अल्फा पार्टिकल लाया। ऐसा थोड़ी ये टॉर्च जलाएंगे हीलियम निकल जाएगा। अब अल्फा पार्टिकल्स को लाना, पहले समझो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में पूरी कुंडली समझो, अल्फा पार्टिकल्स आते कहां से हैं बाबू। अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं हेवी हेवी मेटल्स के अंदर से, जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम एक्सेट्रा। जितने भी बड़े बड़े मेटल्स होते हैं ना, भारी भारी मेटल्स, जब वो टूटते हैं ना तो उनके अंदर से रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन, और उस रेडिएशन में अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। यह बात जेम्स चैडविक को पता था, यह बात जेम्स चैडविक को पता था कि अगर हम यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम को तोड़ेंगे तो इसके अंदर से मुझे अल्फा पार्टिकल्स मिलेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, दिमाग एकदम शातिर दिमाग था इनका, कुछ तो करेंगे हम। इन्होंने क्या किया, देखना ध्यान से, ये एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिए, टॉर्च जैसा,
ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। कौन सा सोर्स है? पोलोनियम सोर्स। क्या बाबू? पोलोनियम सोर्स है। आगे इन्होंने एक प्लेट रखा था, प्लेट। ये जो प्लेट है ये बेरिलियम से बना हुआ है, बेरिलियम से। क्या बाबू? बेरिलियम मेटल है, इसी से बना हुआ प्लेट है। इन्होंने क्या किया, यहां से जब ऐसे अल्फा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस किया, जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने प्रोड्यूस किया, ये सब अल्फा पार्टिकल्स हैं। इनके बारे में तो सब लोग जानता है। ये क्या है? पॉजिटिव रे। क्या बाबू? पॉजिटिव रे है। अल्फा पार्टिकल्स हैं सबके सब। जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स जाके बेरिलियम के प्लेट से टकराए, जैसे ही इन लोगों ने इस पे वार किया, क्या हुआ, यहां से एक दूसरा टाइप का पार्टिकल निकलने लगा। यहां से एक दूसरा टाइप का पार्टिकल निकलने लगा। आज जब ये पार्टिकल यहां से निकला, जब ये पार्टिकल यहां से निकला, तो अब इसके बारे में इनको कुछ पता नहीं था कि आखिर ये पार्टिकल कैसा है, ये कैसा पार्टिकल यहां से निकल रहा है। क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव पार्टिकल्स को भेजा था, पॉजिटिव पार्टिकल्स को। आज जब ये इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट पर, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज को लाके इधर से जब ऐसे किए ना, तो अगर ये निगेटिव होता तो भाग जाता, आप पॉजिटिव होता तो अट्रैक्ट हो जाता। ये ना भागा ना अट्रैक्ट हुआ, तो इन्होंने कहा ये क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल। अब इन्होंने क्या किया दोबारा, ये देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, एक और प्लेट लिया उन्होंने, एक और प्लेट लिया उन्होंने, और ये जो बाबू प्लेट है ये पैराफिन वैक्स का था, पैराफिन वैक्स। मोम समझते हो? मोम, पैराफिन वैक्स, ये मोम का था, मोम का। और जानते हो मोम जो है ना, पैराफिन वैक्स, इसमें ढेर सारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, खूब हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोकार्बन एक तरह का। जब ये पार्टिकल्स इसके ऊपर पड़े ना, इसके ऊपर पड़े, तो यहां से प्रोटॉन्स रिलीज होने लगे, प्रोटॉन्स रिलीज होने लगे। मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्टिकल जब इसके ऊपर पड़ा तो यहां से प्रोटॉन निकलना स्टार्ट हो गया। मतलब अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पर बढ़ा तो न्यूट्रल पार्टिकल्स निकले। आज जब ये न्यूट्रल पार्टिकल्स वैक्स पर पड़े तो वहां से प्रोटॉन निकला। अब प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो इसके बारे में भी सबको पता चल गया, ये पॉजिटिव होता है। अब देखिए सारा इंटरेस्ट यहां पर है। जेम्स चैडविक सोचे कि रे इसका मास अगर कम होता, एक बात बताओ, हमारा मास हाई है, अगर कोई 1.5-2 साल का बच्चा आके हमको धक्का देगा तो हम गिरेंगे? नहीं गिरेंगे। इनके अनुसार, इनके अनुसार अगर ये मास कम वाला होता, कम मास वाला, और आके टकराता, तो यहां से प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता। प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है। तब इनको लगा हो ना हो इसका मास या तो प्रोटॉन के बराबर है और नहीं तो प्रोटॉन से ज्यादा है, कम तो नहीं है। तो अब इसके बारे में दो चीज पता चल गया। ये पार्टिकल्स क्या थे? पहला, न्यूट्रल थे, न्यूट्रल थे, और इनका मास किसके मास के बराबर था? प्रोटॉन के बराबर था। हुआ कि जब प्रोटॉन के बराबर है
और न्यूट्रल है, तो इसी पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन रख देंगे। क्या बाबू? न्यूट्रॉन रख देंगे। और तब दुनिया में न्यूट्रॉन वर्ड का समागम हुआ, तब दुनिया में न्यूट्रॉन वर्ड आया। समझ में आ रहा है? ऐसे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ है। ये मत सोचना तराजू किलो पर रखा गया, अच्छा 4 गो हाइड्रोजन है, 2 गो प्रोटॉन हो गया, 2 गो न्यूट्रॉन हो गया। ऐसा नहीं है, न्यूट्रॉन को खोजा गया है, इस तरीके से न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया है। तो चलो अब न्यूट्रॉन के बारे में जान लें। कहिए। बाबू जिसमें न्यूट्रॉन होता है वो निकलता ही। बैठ जाइए। क्या हाइड्रोजन रहेगा तो नहीं निकलेगा? हाँ जी बाबू, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 0 होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलता यहां से, तो इलेक्ट्रॉन पता भी चल पाता किसी को? क्या चीज? हम क्या कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन निकलता यहां से, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलता किसी को? हो सकता है इलेक्ट्रॉन निकला भी हो, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई डिफिनेशन नहीं है। प्रोटॉन निकला है, इतना हाई मास बाहर निकला है, इसलिए लोगों का दिमाग वहां पर गया। इतना मास वाले को धक्का वही देगा जो इतना मास रखता होगा। समझ गए? बैठिए। हाँ जी। कहां प्रोटॉन और प्रोटॉन का रिस्पल्सन हो रहा है? बाबू एक बात बताओ, आप पार्टिकल हो, हम भी पार्टिकल हैं, हम आपको धक्का देंगे तो आप बाहर जाओगे कि नहीं? यहां से बम्बार्डिंग हो रहा है, या कि इस पे धक्का मार रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। जब धक्का देगा तो यहां से निकलेगा ना कोई बाहर। तो यहां पर सबसे ज्यादा कौन था? प्रोटॉन। कौन? क्या हम बोले ये वैक्स है, और वैक्स में हाइड्रोजन ज्यादा होता है, और हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन क्या है? ज्यादा है। तो फिर इसको चेक भी तो किया गया, न्यूट्रल है। कहां पे? अगर निकला नहीं है तो नाम कहां से लिखे? बीच में ना, यहां पे नहीं निकला था, निकला रहता तो यहां पर अगर न्यूट्रल देते तो रिपल्सन होता। बेरिलियम में प्रोटॉन है, लेकिन यहां से प्रोटॉन निकला नहीं था, यहां से प्रोटॉन निकला नहीं था, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है ना, तो ये दूसरे पार्टिकल्स को निकलने नहीं देता, ये प्रूफ हो गया। और हाँ जी बाबू, हीलियम जो है ना, ये गैस है, ये खुद एक तरह का अल्फा पार्टिकल है। तो हीलियम को निकालेंगे कैसे? हीलियम को जनरेट थोड़ी करते हैं ना, हीलियम खुद पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल निकलेगा कब? जब पोलोनियम टूटेगा। एटम जब टूटता है ना बड़ा बड़ा, जैसे यूरेनियम टूटता है, रेडिएशन निकलता है। तो ये क्या है? रेडिएशन है, ये रेडिएशन है। रेडिएशन कब होगा? जब बड़ा मेटल टूटेगा। जैसे यूरेनियम का बॉम्ब बना देते हैं, अब बॉम्ब कहीं पर फोड़ेंगे तो वहां से देख तो रेडिएशन निकलता है। आज अगर कहीं पे बॉम्ब गिरेगा ना, तो बॉम्ब आज काम नहीं करेगा। आज तो बस मान लो बेतिया में अगर गिरा, तो पूरा बेतिया लगभग खत्म हो जाएगा ना। हाँ, आज अगर बेतिया पे गिरेगा ना, तो पूरा बेतिया खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अपना रूप दिखाएगा कब? 4 दिन के बाद। सब शांत हो गया, अब 4 दिन के बाद अल्फा पार्टिकल्स, रेडिएशन, ये निकलना स्टार्ट हुआ। जहां जहां पे बॉम्ब गिरा, यूरेनियम टूटा है, वहां से ये निकलना स्टार्ट करेगा। और ये जहां जहां तक फैलेगा, मतलब उसके बाद में गिरा बेतिया पे है, और ये ले गया आसपास के 3 4 5 को स्टेट को ले गया, स्टेट को 4 5 स्टेट तक ले गया। यहां से उत्तर प्रदेश पूरा खत्म, इधर झारखंड पूरा खत्म, उधर आपको मध्य प्रदेश तक पहुंच जाएगा, इधर नेपाल खत्म है। मतलब बात यही हुआ, ये रेडिएशन है, रेडिएशन, रेडिएशन से खतरा है, इसके हीट से खतरा नहीं है। आग फेंकेगा उससे खतरा नहीं है, रेडिएशन से खतरा है इसके। तब बड़े बड़े जब एटम्स टूटते हैं ना, तब रेडिएशन निकलता है, और वही रेडिएशन कौन है? अल्फा पार्टिकल्स। और कोई?
नहीं, अल्फा पार्टिकल जो होता है बाबू, ये बेरिलियम सोर्स हम क्यों लिए, ये भी तो देखो, बेरिलियम में न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, तो जो ज्यादा होंगे वही तो ज्यादा निकलेंगे ना बाबू। बेरिलियम सोर्स लेके, हर तरह का सोर्स लेके चेक किया गया था, अलग अलग सोर्सेज लिए गए थे, बेरिलियम के सोर्स से ये वाला फाइंड हुआ कि कुछ तो है, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट थोड़ी होता है। हाँ, कुछ प्रोटॉन निकला होगा, लेकिन वो सोर्स में आया नहीं था, टेस्टिंग में नहीं आया था। और कुछ, चलिए अब इस पे ध्यान दिया जाए। यहां पर क्या है, अब हम लोग न्यूट्रॉन को क्या कर लिए, डिस्कवर कर लिए। सो वही बात की जाती है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसको एन से डिनोट करते हैं, और ये न्यूक्लियस के भीतर होता है प्रोटॉन के साथ, और इसका मास प्रोटॉन के बराबर होता है, अभी पढ़े हैं, प्रोटॉन का मास और इसका मास दोनों आपस में बराबर है, और इसीलिए इक्वल टू वन इसको भी बोला जाएगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया, सर जेम्स चैडविक ने, और इसीलिए इन लोगों ने 1932 में डिस्कवरी किया, और 1935 में इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए। अब आपको केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, बात फिजिक्स की क्या कर रहे हैं बाबू, मॉडर्न फिजिक्स हम आपको नाम लग के बताए थे, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, इसीलिए मॉडर्न फिजिक्स की बात की जा रही है यहां पर। अब आता है इसमें, देख रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, क्या है ये, पोलोनियम, क्या बाबू, पोलोनियम। यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकल गए, जैसे ही स्ट्राइक किया यहां से न्यूट्रॉन्स निकले, और जब इस पे स्ट्राइक किए थे यहां से प्रोटॉन निकला। यस और नो, चलिए तो अब पढ़ लिया जाए। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, एक और बात ध्यान में रखिएगा, कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट न्यूट्रॉन वाज फर्स्ट थ्योराइज्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन इंडिया ईयर 1920। बोले हैं, रदरफोर्ड के मन में था कि कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, ये दूगो मास एक्स्ट्रा बता रहा है, आखिर ये दूगो चीज क्या है, इसके बारे में ये लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ तो इसके भीतर है, दोगो एक्स्ट्रा में कुछ तो है इसके भीतर, तभी इसका मास ज्यादा बता रहा है। रदरफोर्ड ने इस बारे में पहले से बता दिया था दुनिया वालों को, और फिर आए कौन, जेम्स चैडविक। तो हाउ आर न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, जेम्स चैडविक फायर्ड क्या, अल्फा रेडिएशन एट बेरिलियम सीट। जब इन्होंने अल्फा रेडिएशन को बेरिलियम के सीट पर फायर किया, गोली चलाया, तो क्या हुआ, फ्रॉम अ पोलोनियम सोर्स, दिस लेड टू प्रोडक्शन ऑफ अनचार्ज पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। वहां से एक अनचार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल रेडिएशन निकला, कहां से, बेरिलियम से रेडिएशन निकला। फिर क्या हुआ, दिस रेडिएशन वाज मेड इंसिडेंट ऑन पैराफिन वैक्स। फिर अब इस रेडिएशन को कहां टकराने के लिए छोड़ा गया, पैराफिन वैक्स पे, एंड अ हाइड्रोकार्बन हैविंग रिलेटिवली हाई हाइड्रोजन कंटेंट। कौन है वो, पैराफिन वैक्स, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर पैराफिन वैक्स क्या है, बहुत ज्यादा है, और पैराफिन वैक्स ज्यादा है तो उसमें हाइड्रोकार्बन ज्यादा, और अरे भाई पैराफिन वैक्स से था, उसके अंदर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा, और हाइड्रोजन ज्यादा तो निकलेगा कौन, प्रोटॉन्स, है ना। द प्रोटॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम पैराफिन वैक्स, और वहां से प्रोटॉन बाहर निकले, पैराफिन वैक्स से बाहर निकले, व्हेन स्ट्रक बाय अनचार्ज रेडिएशन वर ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन चैम्बर। मतलब उन्होंने आयोनाइजेशन चैम्बर लगा के देखा कि प्लस है कि माइनस है, प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है, क्या है कुछ क्या नहीं है, पता नहीं चल रहा था। द रेंज ऑफ लाइब्रेटेड प्रोटॉन्स, अब देखो कुछ नहीं है, यही बात है कि जो प्रोटॉन्स का मास था जब निकला था बाहर, तो अब इनके मन में चल रहा था कि जो भी चीज अंदर से आके टकराया है वो प्रोटॉन के मास के क्या है, बराबर है। ही कंक्लूडेड दैट unusually penetrating radiation consisted of uncharged particles having the same mass as protons, and these particles were later termed as neutrons। तब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया,
और इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी खत्म हो गई। अब एक बात बताओ, आप लोग खूब बढ़िया से समझो तो एक बार भाई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ लिया, जे थॉमसन ने कर दिया। प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ लिया, रदरफोर्ड ने कर दिया। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ लिया, जेम्स चैडविक ने कर दिया। बाबू न्यूट्रॉन मिल गया, और न्यूट्रॉन मिला तो अल्फा पार्टिकल के बारे में जानकारी लोगों को मिल गया। अब बॉम्ब बन सकता है, अब बॉम्ब बन सकता है। किसी के मन में कोई बात आ रही हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ भी बाबू? कि यहां से टोटली टॉपिक अब चेंज हो गया, अब एकदम इजी इजी टॉपिक मिलेगा। जितना टफ टॉपिक था सब खत्म हो गया, अब एकदम इजी इजी टॉपिक मिलेगा। मजा आएगा इन सभी टॉपिक्स के बारे में जान के आपको। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट होता है मेन एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मेन एप्लीकेशन क्या क्या है? आप जो यहां पर देख रहे हो ये क्लोरेक्स लिखा हुआ है। ये क्लोरेक्स एक तरह का पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड पॉइजन, खेतों में छिड़काव करने के काम में आता है। जब खेत में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं जो फसल को ना, हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं ना, आम पे लग जाएंगे, फ्रूट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, तब ये सभी केमिकल का छिड़काव करते हैं। मतलब इंक्रीज यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, ये कीड़े को मार देगा और फ्रूट्स और क्रॉप्स का यील्डिंग बढ़ा देगा, मतलब उनका ग्रोथ कर देगा खूब ज्यादा। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं। देखिए कैसे उसका छिड़काव किया जा रहा है, किस तरीके से खेतों में इसको छीटा जाता है, लोग छीट रहे हैं इसको खेतों में। देखो फ्रूट्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर इसको छीटा जाता है, कैसे फ्लावर्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर भी इनको छीटा जाता है, फ्लावर्स और फ्रूट्स पे। आप लोग देखना, आप लोग के घर पे अगर फ्लावर होगा, फ्लावर, तो फ्लावर के ऊपर स्प्रेइंग किया जाता होगा। अब स्प्रेइंग तो होता नहीं होगा, क्योंकि स्प्रेइंग करने में पैसा लगता है। अब बात यह कि हमारे यहाँ का लोग खाली फूल तोड़ता है, फूल में पैसा लगाएंगे? हम फूल हैं क्या? हाँ, कि फूल में पैसा लगाएंगे? खाली हम लोग, सिर्फ हम लोग दूसरे चीजों से ये उम्मीद लगा के रखेंगे कि हमें फायदा हो। वही बाहर में बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, काफी अमीर लोग, अरे ये बात, ये सब अमीरी से नहीं होता है, ये सब मन से होता है, मन से। दिल में अगर रहेगा ना कि काम करना है तो वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन वही अमीर लोग होते हैं, वो लोग जब सुबह सुबह टहलने निकले तो फूल एकदम साफ सुथरे दिखने चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने माली को बोलते हैं ले ये केमिकल मार स्प्रे, तो जाएगा फूलों पर स्प्रे मारेगा और ऐसे ऐसे पूछ पूछ के उसे साफ सुथरा रखेगा, स्प्रे मार मार के देखेगा एगो पत्ता सूख गया, क्या हुआ जी तुमको? आप पत्ता सूख गया, गर्मी लग रहा है मालिक, अरे इसको गर्मी लग रहा है ना, तनी एसी उसी लगवा दीजिए ना जी। तो क्या होगा, ये सभी केमिकल वहां पे काम करने के लायक के काम में लाया जाता है। नेन आता है इसमें नेक्स्ट, फूड प्रिजर्वेटिव्स। अब खाना वाना को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को ज्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ज्यादा टाइम के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि लाइक मान लो आपके घर पे दाल बना, चावल बना, सब्जी बना, देखे ना गर्मी के दिन अब स्टार्ट हो रहा है और दाल बहुत जल्दी खराब हो जाता होगा दिन में। लेकिन अगर आप सोडियम बेंजोएट आता है, सोडियम बेंजोएट केमिकल है, चीनी के जैसा रहता है, 2 डाल दीजिए उसमें और दाल को चला दीजिए, जो दाल 6 घंटे में खराब होने वाला था ना, अब वो 12 घंटे में भी खराब नहीं होगा, सोडियम बेंजोएट। लेकिन अब आप ये मत सोचना कि ठीक है सर सोडियम बेंजोएट डाल डाल के 10 दिन रख देंगे, नहीं, रख तो दोगे, उसके बाद जो आदमी दाल खाएगा ना वो जिंदगी भर जाल, मतलब खत्म, डायरिया हो जाएगा यार ना, डायरिया हो जाएगा, ऊपर से खाएगा नीचे से जाएगा। सही में ज्यादा केमिकल्स का भी यूज नहीं करना है ना। जैसे सोडियम बेंजोएट आ गया, सोडियम नाइट्राइड भी आता है, सोडियम नाइट्राइड, अरे नाइट्रोजन गैस भी आता है, नाइट्रोजन गैस।
देखना, चिप्स का, कुरकुरे का पैकेट आता है, जैसे बड़ा बड़ा चिप्स का पैकेट खरीदते हो, आज जैसे ही खोलते हो तो पता चलता है केने कोना में हो जी। हाँ, तो वो कहता है भैया इतनी हाथों दाहिने साइड में लगाई ना, काहे बड़ा बड़ा पैकेट रहेगा, थोड़ा थोड़ा चिप्स भीतर डाला रहता है, काहे पैकेट बड़ा इसलिए रखा जाता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसमें नाइट्रोजन गैस रहेगा, और नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में बैक्टीरिया काम नहीं करता है, इसीलिए जो आपका फूड मटेरियल है वो ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व किया जा सकता है। घर पर हम लोगों के चिप्स बनाए जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत जाए खराब हो जाएगा, लेकिन वो चिप्स बना के 3-3 महीना बाद तक बेचता है लोग, 3-3 महीने बाद तक बेचता है लोग, कोनो प्रॉब्लम में नहीं है। तो वही बात है, इन सब चीजों को डाला जाता है। देखिए यहां पर यही है सोडियम बेंजोएट, और ये क्या है, सोडियम नाइट्राइट है। अब आता है नेक्स्ट मेडिसिन में बेटर हेल्थ। आज अगर केमिस्ट्री ना होता तो केमिकल्स ना बनते, और अगर केमिकल्स ना बनते तो फिर दवाइयां नहीं बनती, अगर केमिकल्स ना बनते तो फिर मेडिसिन नहीं बनती, और बाबू अगर मेडिसिन नहीं होते तो आज हमें कितनी तकलीफ होती। आज आपके पैर में हाथ में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, आज आपके पैर में हाथ में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, आप तुरंत जाते हो एगो एनाल्जेसिक मतलब दर्द की दवाई लेके खा लेते हो, बुखार हो जाता है एगो एंटीपायरेटिक बुखार की दवाई लेके खा लेते हो। लेकिन सोचो अगर दवाइयां नहीं होती तो फिर हम लोगों को कितना ज्यादा बेड रेस्ट करना पड़ता, कितना ज्यादा बेड रेस्ट करना पड़ता, कि बेड रेस्ट के द्वारा भी बीमारियों को सही किया जा सकता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। फिर हम बेड रेस्ट करेंगे तो बेड रेस्ट करते करते कितना टाइम बीत जाएगा और हमारे काम बाकी रह जाएंगे। आज की इस मॉडर्नाइज्ड एज में लोग सोने के लिए भी दवाई खाते हैं, लोग सोने के लिए भी दवाई खाते हैं, सोना नींद वाला गोल्ड वाला नहीं ना, तो सोने के लिए भी लोग दवाई खाते हैं। तो मेडिसिन जो है ना बेटर हेल्थ के लिए है, बेटर हेल्थ के लिए होता है। जैसे एनास्थेटिक्स, बाबू जो एनास्थेटिक्स होता है ना, इससे हमारा दर्द कम हो जाता है, दर्द दर्द कम हो जाता है, मतलब कभी ऑपरेशन ऑपरेशन करना रहेगा ना तो वहां पर एनास्थेटिक्स दिए जाते हैं ना, ऑपरेशन मोर सक्सेसफुल। अब जैसे मान लो जब एनास्थेटिक्स ना होता होगा आ कोनो आदमी को यहाँ पर चीरना फाड़ना हो, तो जैसे ही डॉक्टर चाकू लगा, रुके रुके रुके, कहा महाराज ढेर दर्द कर, रुके ना, हाँ तनका दिन मारा, हाँ अब फाड़ी, बहुत दर्द कर रहा है ना। लेकिन वही आज एनाल्जेसिक एनास्थेटिक्स आ गए, 2 इंजेक्शन 3 इंजेक्शन मारेंगे, डंप हो गया, सुन हो गया, डंप हो गया, फाड़ के किडनी निकाल के भाग जाएगा तो पता नहीं चलेगा, फाड़ के किडनी निकाल के लेके भाग जाएगा तब वो पता नहीं चलेगा ये कुछ हुआ है। आप मैंने बतिया रहे उन्हें किडनी गायब, क्या किए जी, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ हुआ थोड़ी है, आप बात कीजिए ना, आप व्हाट्सएप पे आप लगे रहिए, हाँ मैंने पास कर रहे हैं, हाँ समझे ना। तो वही बात है, आज ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल हो पाया, इसका कॉज यही है मेडिसिन। आज अगर मेडिसिन ना होते कितना दिक्कत होता, हाँ इसीलिए देखना जब कभी किसी को क्लोरोफॉर्म दिया जाता है, क्लोरोफॉर्म तो देने से पहले पूछा जाता है उस आदमी से कि सिगरेट पीते हैं, नहीं, दारू वारू ना ना बिल्कुल नहीं, शराब तो हम छूबे नहीं करते हैं ना, छूते नहीं खाली पीते हैं ना जी। वैसे नशा वशा का कौन दवाई ववाई चलता है ना, ना बिल्कुल नहीं चलता है। अच्छा तब ठीक है, वो डॉक्टर इसलिए पूछता है ना कि कितना डोज देना है, ऐसा ना हो कि जो दो डोज देने जा रहा है इस आदमी को, जो डोज देने जा रहा है इस आदमी को उतना इसका रोज का हो ना। हाँ मालूम चले कि क्लोरोफॉर्म का डोज चढ़ा दिया बॉडी में इसको बेहोश करने के लिए, और जैसे ही पेट को खोला गया 10 मिनट बाद ही उठ के हाँ ये क्या कर रहे हो,
ना ही कोनो बात हुआ, हम सो रहे हैं, आप हमारा पेटे खोल लिए। हाँ? इसीलिए पूछताछ कर लिया जाता है। ऐसा ना हो कि ज्यादा क्लोरोफॉर्म पर चढ़ा दें, ज्यादा क्लोरोफॉर्म चढ़ा देंगे, ऑपरेशन बीत गया, उठिए ना, वो तो सो रहा है, 2-4 दिन सोए ही रह गया, 2-4 दिन बाद उठा तो पता चला कि उसका तो उठने का कोनो चांस ही नहीं था ना। इसलिए भी तो बड़ा चीज, इतना सारा मेडिसिन आ गया यार धीरे धीरे। अब मूवी में जो दिखाता है उस पर विश्वास मत करना कि हाँ क्लोरोफॉर्म ले जाके सटाया हुआ आदमी बेहोश। कम से कम 8-10 बार बढ़िया से वो आदमी, अगर कोई आदमी सांस ले लेगा 8-10 बार, तब वो बेहोश होगा। ये मत सोचना यहां रख के आदमी बेहोश जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से हार्ट में जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से ब्लड में जाएगा, ब्लड से ब्रेन में जाएगा, और तब वो आदमी बेहोश होगा। ब्रेन में गया आदमी बेहोश हो जाएगा। इसके लिए कंडीशंस होते, थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, तो वही बात है, ऑपरेशन आज सक्सेसफुल हो पाया दवाई के कारण, मेडिसिन के कारण। और मेडिसिन केमिस्ट्री में बनते हैं। और भी कुछ ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स वो वाला ड्रग्स नहीं है। इस ड्रग्स का मतलब दवाई, इस ड्रग का मतलब दवाई। मालूम है बेतिया में हम पहली बार आए थे 2012 में, जब आए ना तो यहाँ पर बड़ा बड़ा दुकान था, और दुकान पर लिखा था दिस दैट ड्रग एजेंसी, माने कुछ नाम था ABCD ड्रग एजेंसी। अब हम कहते बताओ ना, ये सामने खुलेआम लिख रहा है ड्रग एजेंसी, आप पुलिस इसको पकड़ती भी नहीं है, अरे ड्रग्स बेच रहा है सब। बाद में पता चला कि ड्रग्स में दवाई होता है। हाँ बाबू, ड्रग्स में दवाई है, वो भी एक तरह का दवाई है, लेकिन आप उसको इलीगली बेच रहे हो तो ड्रग्स बोला जा रहा है, ड्रग्स का धंधा कर रहे हो। अरे ड्रग्स का धंधा तो वो लोग भी कर रहा है जो दवाई बेच रहा है, वो भी तो ड्रग्स ही है। लेकिन इलीगली दवाई अगर बेचोगे तब आप पकड़े जाओगे, इलीगली नहीं बेच सकते हो ना। जैसे ड्रग्स में एंटीबायोटिक्स आते हैं फीवर के लिए, एनाल्जेसिक आता है पेन के लिए, ट्रैंक्विलाइजर्स आता है स्ट्रेस या मेंटल डिजीज के लिए ना। मेंटल डिजीज देखते हैं आप लोग, कुछ लोग मेंटल हो जाता है ना, सोचेगा कुछ, समझेगा कुछ, पढ़ेगा कुछ, बोलेगा कुछ ना, घर जाकर कहेगा कहाँ कुछ हुआ है ना। वही बात है, मेंटल डिसऑर्डर लोगों में आ जाता है, मेंटल डिसऑर्डर। तो यही है मेंटल डिजीज। सिप्लाटिन कैंसर में दिया जाता है, टैक्सोल कैंसर में दिया जाता है, AZT एड्स में दिया जाता है। तो ये सब इतने सारे मेडिसिन हैं, और ऐसे एड्स, कैंसर, मेंटल डिजीज, पेन, फीवर, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन सब के लिए दवाई बना, ये छोटी सी बात नहीं है। नेक्स्ट, वार्स में एक्सप्लोजिव्स। आप खुद देखो, डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, दुनिया को दे दिया, लो पहाड़ तोड़ के सुरंग बना लेना, और उसी सुरंग से रास्ते बना लेना। तो पहाड़ उड़ाने के लिए डायनामाइट बना के दिए, आज लोग देश उड़ा रहा है ना। पहाड़ टूटे ना टूटे, देश जरूर टूटना चाहिए, आज लोग देश उड़ा रहा है। TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ये भी एक तरह का डायनामाइट के जैसा होता है, टाइमर लगा रहता है तो TNT बोलते हैं, ये भी एक तरह का डायनामाइट के जैसा होता है। बताइए, तो ये सभी ऐसे केमिकल्स होते हैं इसके भीतर ना, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसका ये एक्सप्लोजिव्स होते हैं, ऐसे दिखते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन भी होता है, जैसे देखिए ये सब ऐसे ही लगाते हैं, यही है डायनामाइट, यही डायनामाइट। ना छुएंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा, अलग रहे वही ठीक है। सोचिए अब, अच्छा अच्छा, ना सुधरोगे, चांस नहीं है। चलिए, तो डिफाइन एनास्थेटिक्स, एनास्थेटिक्स का डिफिनीशन दीजिए। एनास्थेटिक बाबू देखो करता क्या है, बॉडी के जिस पार्ट में एनास्थेटिक दिया जाएगा, एनास्थेटिक अलग है और क्लोरोफॉर्म अलग है। एनास्थेटिक एक दवाई है जो सुन कर देता है, डम कर देता है। जिस बॉडी में एनास्थेटिक अलग अलग तरह के आते हैं, क्लोरोफॉर्म उनमें से एक है ना। एनास्थेटिक जिस बॉडी के जिस पार्ट में दिया जाएगा उस पार्ट को डंप कर देता है, डंप सुन कर देता है, जिससे होगा क्या कि उस वहां का सेंसेशन, वहां का इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा ना, आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। मान लीजिए यहां पर 3-4 गो एनास्थेटिक दे दिया गया,
और आपको दौड़ा दिया गया, 3-4 को एनास्थेटिक देके दौड़ा दिया गया, आप दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो, पहुंचे अरे जहां से गायब है, कौन रास्ते में हाथ काट लिया ना जी। काहे कि एनास्थेटिक दिया गया था, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्लोरोफॉर्म आपको कोई देके आपका गला भी काट देगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको कोई क्लोरोफॉर्म देके आपका गला भी काट देगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा। जब आप उठोगे तो देखोगे जग है ही नहीं, और नहीं उठेगा कहां से जी, मजाक कर रहे हैं। तो बड़ा खराब चीज होता है ये सब। तो व्हाट इज ड्रग? द ड्रग विच इज यूज टू फॉर द टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस इज कॉल्ड एनास्थेटिक्स, है ना। इट इंड्यूसेस एनास्थेसिया, या एनास्थेसिया क्रिएट करता है, मतलब सेंसेशन फील नहीं करने देगा। जैसे केटामाइन ना, प्रोपोफॉल, लिडोकेन, ये सब अलग अलग दवाइयां हैं। केटामाइन हम लोग के यहाँ सबसे जनरल दवाई है, दर्द में दिया जाता है। किडनी उडनी में किसी के स्टोन हो जाता है ना, अगर दर्द करता है तो केटामाइन, डायलोना, यही सब दवाई दिया जाता है। डायलोना, केटामाइन, ये सब हार्ट बहुत तगड़ा एनाल्जेसिक होता है, सब बहुत बढ़िया पेन किलर है ये सब। ये सब क्या करेगा, बॉडी को, बॉडी के मिली पार्ट्स को क्या करता है, शून्य कर देता है सब, जिससे आदमी को जल्दी से दर्द नहीं होगा। बहुत हाई पावर की दवाइयां होती है सब। लीडोकेन आ गया आजकल, तो लीडोकेन भी बहुत फॉर्म में चल रहा है, ये सब पुराना दवाई है सब, समझे। तो आज केमिस्ट्री है तो दवाई है, और दवाई है तो हम लोग हैं। ऐसा शायद ही कोई होगा यहाँ पर जो आज तक दवाई नहीं खाया हो, मेडिसिन नहीं खाया हो ना। आज तक कोई मेडिसिन नहीं लिया हो, शायद ही कोई होगा। चलिए अब आता है सिंबल। मतलब हम लोगों ने पूर्ण रूप से यहां तक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है बाबू? ओके, लेट मी सी द टाइम। 37 हो रहा है, अभी बहुत समय है हम लोग पास, चिंता नहीं कीजिए, इतना देर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, बैठिए बैठिए। बाबू जी दाल है ना, ये गर्मी में इसलिए खराब होता है क्योंकि उसको गर्म लगने लगता है। मजाक कर रहे हैं। देखो देखो बाबू, होता क्या है, दाल में होता है ऑयल। ऑयल मतलब होता है फैट, और ऑयल्स को बैक्टीरिया फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए दाल खट्टा लगने लगता है। दाल खराब नहीं हुआ है, बस दाल के अंदर के ऑयल को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया। फैट होता है, फैट, ऑयल्स, फैट्स, उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है सब, इसलिए दाल खट्टा लगने लगता है और उससे बदबू आना स्टार्ट कर देता है। समझ गए? इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के कारण ये होता है, ऑक्सीजन के कारण, है ना। अगर आप उसी दाल को टाइट कंटेनर में रख दीजिए, टाइट कंटेनर में जिसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाए, तो वो दाल खराब नहीं होगा, उसमें खराब होने में बहुत टाइम लग जाएगा। टाइट कंटेनर, फ्रिज में रख दीजिए, ऑक्सीजन तो मिलेगा, बैक्टीरिया काम ही नहीं करेगा। जहां बैक्टीरिया पहुंचा, फ्रिज, सब बैक्टीरिया पहुंच के वेट करेगा, सब बगल से कहेगा रुक ना, अपने बाहर रखेगा लोग ना, तो फ्रिज में रख दीजिए। आजकल बेतिया में मोस्टली जितने भी होटल्स हैं, ये सब फ्रिज में रख रख के खाना को, फ्रिज में रख रख के खाना को आगे बढ़ा रहा है लोग, हाँ, 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक बेच रहा है लोग। इससे फूड पॉइजनिंग हो रहा है, इससे फूड पॉइजनिंग हो रहा है ना। करता है लोग यहाँ पर, एक बार ये लोग ग्रेवी व्रेवी तैयार कर लेता है लोग, और 4-4 दिन तक उसी ग्रेवी से काम चला रहा है लोग, बस उसके अंदर चिकन मटन ऐसे ऊपर से डाल दिए जा रहे हैं, चला रहे हैं। इससे हम लोग को हार्म है, क्योंकि इनको फ्रिज में रखा गया है, इनके अंदर बहुत सारे क्या डाले गए हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं, केमिकल्स डाले गए हैं, उनसे हमारे बॉडी को हार्म पहुंचेगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, वॉमिटिंग होने लगेगा, डायरिया हो जाएगा, समझे ना। तो पढ़ाएंगे जब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ाएंगे ना, उसका लास्ट टॉपिक ओपन करके देखिएगा, सेकंड लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट में रस्टिंग पढ़ना है, और रस्टिंग से जस्ट पहले पढ़ना है ऑक्सीडेशन, मतलब रेंसिडिटी, खाना खराब क्यों होता है। और किसी के मन में कोई बात आ रही है? अरे पूछ लो, बाद में मत करना, बताए नहीं।
यहाँ पूछने की पूरी आजादी है, चिंता नहीं करो। हम जो भी पढ़ाते हैं परफेक्ट पढ़ाते हैं। अगर आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आया है, डायरेक्ट नॉक किया करो हमको। उसकी टेंशन नहीं लेना कि नहीं 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 बताएंगे चाहे कुछ भी, दिस दैट मत सोचना ज्यादा हमारे बारे में ना। क्लियर? चलो फिर स्टार्ट किया जाए। बाबू हमने आप लोगों को बोला हुआ था कि जो 30 तक एलिमेंट्स का नंबर याद करना था, 1 से 30 तक, उसका आज लास्ट दिन है। मतलब कल आप लोगों से सुना जा सकता है वो 1 से 30 तक, है ना। अब क्या है कि ये जो एलिमेंट से याद होगा, हमने कहा था उस एलिमेंट्स का नाम और उस एलिमेंट के नाम का एटॉमिक नंबर और उसके बगल में उसका सिंबल था। उस सिंबल को याद करके आना। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज सिंबल। सिंबल क्या है? देखिएगा, बहुत बार अगर मान लीजिए कि ये एक रास्ता जा रहा है, ये एक रास्ता जा रहा है और यहां पर एगो बोर्ड लगा के और बस एगो बच्चे का फोटो बना दिया जाता है और उसके बॉडी पे ये स्कूल बैग रख दिया जाता है, तो पता चल जाता है कि आगे स्कूल है। ये एक सिंबल है। अगर ये लिखा जाए आगे स्कूल है, कृपया धीरे गाड़ी चलाएं, वो आदमी पढ़ेगा, ले जाके मार देगा। लेकिन एक बार हम पढ़ते पढ़ते मार देगा। लेकिन एक बार अगर यहां नजर देगा तो उसको ध्यान में, दूरे से ध्यान में आ गया कि आगे स्कूल है। ये सिंबल है, सिंबल एक तरह का मार्क किया जा रहा है। तब बड़े बड़े लेटर्स को, बड़े बड़े लेटर्स को, बड़े बड़े सेंटेंसेज को एक छोटे से मार्क से शो कर दिया गया। बात यह थी कि एलिमेंट्स का नाम बहुत बड़ा बड़ा था। अब जरूरत थी एलिमेंट्स के नाम का शॉर्टकट तैयार करने का। एलिमेंट्स के नाम का शॉर्टकट तैयार करना है, शॉर्टकट। इस शॉर्टकट होने से ना बड़ा ही काम आसान हो जाता, शॉर्टकट होने से। इसीलिए किया क्या गया बाबू लोग, किया क्या गया कि हर नाम का शॉर्टकट तैयार किया गया। जैसे अगर हम लिखते हैं व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन then carbon dioxide is formed. कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये हो गया रिएक्शन कोई, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन इजकल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर सिंबल आ गया तो देखो C प्लस O2 एरो CO2। इतना बड़ा बात को इतना छोटा में लिख दिए। और दूसरा बात, इसमें पता नहीं चल रहा है कि किस एलिमेंट का कौगो एटम रिएक्शन किया है। और सिंबल में देखो पता चल रहा है कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। तो इससे हमारा समय बचा, हमारा पेन बचा, हमारा कॉपी बचा और हम लोग और बढ़िया तरह से इसको नोटिफाई कर दिए। तो सिंबल से बड़ा फायदा हुआ, सिंबल से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सिंबल आने का मतलब हुआ कि एक तरह की क्रांति थी, एक रिवॉल्यूशन था। बिकॉज जॉन डाल्टन ने 1808 में जॉन डाल्टन ने भी अपना सिंबल दिया था। जॉन डाल्टन ने, जॉन डाल्टन। लेकिन इनका जो सिंबल था ना वो फिगर स्क्रिप्ट था, फिगर स्क्रिप्ट, फिगर स्क्रिप्ट था। आज भी चाइना फिगर स्क्रिप्ट यूज करता है, आज भी चाइना फिगर स्क्रिप्ट यूज करता है। कुछ लिखना होगा तो ऐसे ऐसे लिखता है सब। चाइनीज लिखे हैं ना, और कुछ कुछ लिख दिए हैं। अब चाइनीज को बुलाना होगा पढ़ने के लिए, खाली लिखना जानते हैं हम। फिगर स्क्रिप्ट, फिगर स्क्रिप्ट।
लेकिन ये फेल हो गया कि लोग फिगर याद नहीं रख पाते थे और फिगर बहुत ही अच्छा नहीं था। इसीलिए 1813 में 1813 में एक साइंटिस्ट का नाम था बर्जिलियस। बर्जिलियस इन्होंने लेटर स्क्रिप्ट लाया, लेटर स्क्रिप्ट। तो उसी चीज को पढ़ेंगे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट बाय अ शॉर्ट नेम ऑफ द फुल नेम इज कॉल्ड सिंबल। जैसे नियॉन के लिए Ne, आर्गन के लिए Ar, एल्यूमिनियम के लिए Al। क्लियर? अब कहते हैं टेक्निक्स ऑफ राइटिंग सिंबल। सिंबल को कैसे लिखा जाएगा इसका टेक्निक जानिए। पहली बात कि अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्स द टेक्निक ऑफ सिस्टम और सिस्टम ऑफ सिंबल राइटिंग इन ग्रीक सिस्टम एंड डाल्टन सिस्टम बिकेम पॉपुलर। ये पॉपुलर होना स्टार्ट किया, खूब फैला ये इसके बारे में चारों तरफ कि भाई ग्रीक्स ने बोला था और डाल्टन ने बोला था कि फिगर स्क्रिप्ट यूज करना चाहिए। लेकिन बट 1813 में क्या हुआ, द सिंबल राइटिंग सिस्टम गिवन बाय बर्जिलियस प्रूव्ड टू बी मोर इफेक्टिव। उनके द्वारा क्या था, ज्यादा इफेक्टिव था। ये बड़ा जल्दी से याद हो जाता था, ये बहुत जल्दी से याद हो जाता था क्योंकि नाम के अनुसार था, ये नाम के अनुसार था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया बाबू, ये देखो पहला चीज फर्स्ट लेटर का यूज किया गया ऑफ इंग्लिश, फ्रेंच और लैटिन नेम इज यूज फॉर सिंबल। फर्स्ट लेटर का उन्होंने यूज किया। जैसे हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, आयोडीन का I, सल्फर का S, बोरॉन का B, फ्लोरीन का F, फास्फोरस का P, यूरेनियम का U। सिर्फ और सिर्फ एक लेटर। लेकिन हुआ ये, कुछ ऐसे नाम आने लगे ना जो इन्हीं से मैच करते थे। जैसे मान लो नाइट्रोजन का N, नाइट्रोजन का N, तब तक नाम मिल गया नियॉन। जैसे हाइड्रोजन का H, नाम मिल गया हीलियम। अब ऐसे केसेज में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तब हुआ कि दो दो लेटर लिया जाए। क्या बाबू, पहला लेटर और दूसरा वह लेटर जो हाईलाइटेड है, वह लेटर है ना। तो फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट एंड वन अनदर इंपोर्टेंट लेटर, दूसरा लेंगे इंपोर्टेंट लेंगे। जैसे मैग्नीशियम का M और G, मां नहीं बोलेंगे, Mg बोलेंगे ना। ब्रोमीन का Br, बेरियम का Ba, सिलिकॉन का S, एल्यूमिनियम का Al, लिथियम का Li, क्रोमियम का Cr। नहीं जी, यस और नो? लेकिन आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश वाले, ब्रिटेन वाले अलग ही अपना ट्रेंड रखते हैं, उन लोगों का अलग ही स्वैग है ब्रिटेन वालों का। वो लोग क्या करता है बाबू, लैटिन नेम से नाम लिखता है, लैटिन नेम से। तो इसीलिए कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनको लैटिन नेम से पढ़ा जाता है। जैसे सोडियम का नाट्रियम Na, पोटासियम का कैलियम K, कॉपर का क्यूप्रम Cu, सिल्वर का अर्जेंटम Ag, गोल्ड का ऑरम Au, आयरन का फेरम Fe, टीन का स्टेनम Sn, मरकरी का हाइड्रोजीरम Hg, लीड का पलम्बम Pb, टंगस्टन का वॉल्फ्रेम W, एंटीमनी का स्टीबियम Sb। सोचिए इतना ही होता है, डोंट वरी। और ये आपको याद रखना है, जितना भी एलिमेंट का नाम है और सिंबल है सब आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा टेस्ट में कि बताओ कॉपर का लैटिन नेम क्या होता है, क्यूप्रम। कॉपर का सिंबल क्या होता है, फेरम। किसका लैटिन नेम है, याद रहेगा। तो ये है सिंबल सिस्टम, यही है सिंबॉलिक सिस्टम। आज से आप लोग का बैच, फर्स्ट बैच जो होता है 10th A बैच, उससे आगे कर दिए है ना। इस बैच का सिलेबस उस बैच के सिलेबस से 20 दिन पहले खत्म होता है, लगभग 20 दिन पहले खत्म हो जाता है हर सिलेबस इस बैच का। तो ये बैच फर्स्ट बैच 10th A के बैच से आगे रहता है, याद रखिएगा है ना। तो ये चीज मैच मत कीजिएगा कि वो लोग के बैच में इतना पढ़ाए हैं हमारे बैच में इतना पढ़ाई, सब मैच मत कीजिएगा।
ये दोनों बैच अब अलग अलग चलना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों में कोई और चैप्टर स्टार्ट होता है, उन लोगों में कोई और चैप्टर स्टार्ट होता है, अकॉर्डिंग टू माय नीड, जिसमें जैसी जरूरत होती है वैसे स्टार्ट करते हैं। ऑल क्लियर? चलिए, तो ये हो गया सिंबल। अब आता है मास नंबर और एटॉमिक मास। अब यहां बात करना पड़ेगा थोड़ा सा कि जो भी एटम होता है ना, एटम, ये अगर कोई एटम है तो एटम के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। अब आप ये बात भली भांति जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास माना गया है 0, प्रोटॉन का मास माना गया है और न्यूट्रॉन का मास माना गया है 1। तो सिर्फ मास की जरूरत किसकी है? प्रोटॉन और एटॉमिक मास जब बाबू निकालेंगे, एटॉमिक मास जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोटॉन प्लस, एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं, ए इजकल्स टू पी प्लस एन। इस ए का फुल फॉर्म होता है ऑल, इस ए का फुल फॉर्म होता है ऑल। ऑल मतलब होता है सर्वे सर्वा, जो भी है सब न्यूक्लियस है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब एटम का ऑल पार्ट्स, ऑल मास किस पे डिपेंड है? प्रोटॉन और, एटम का ऑल मास, होल मास न्यूट्रॉन पर और प्रोटॉन पर डिपेंड है, न्यूक्लियस पर डिपेंड है, बाहर पे डिपेंड नहीं है। समझ गए? तो यही है मास नंबर और एटॉमिक मास। मतलब द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर और एटॉमिक मास। इसी को मास नंबर या एटॉमिक मास बोलते हैं ना। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाने पर न्यूक्लियन बोलते हैं, न्यूक्लियन, है ना। हेंस इट इज ऑल्सो एज न्यूक्लियन नंबर। तो याद रखना, मास नंबर, एटॉमिक नंबर या उसी को न्यूक्लियन नंबर बोला जाएगा। ऐसा ना हो कि आपको एनटीएससी का एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है ना, साथ में आपका एनटीएससी चल रहा है, डोंट वरी। तो एनटीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द न्यूक्लियन नंबर, व्हाट इज द न्यूक्लियन नंबर ऑफ हीलियम? तो 4। क्या बाबू? 4। 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन, 4 हो गया। अब ये ना न्यूक्लियन नंबर पूछ दे, न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन नंबर, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस, it is denoted by a, taken from the word all, because all of the nucleus are proton and neutrons। जो हो तुम ही हो, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु चस्का तमेव, जो हो तुम ही हो ना जी, तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में कोई ना है। कौन बोल रहा है? न्यूक्लियन नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लाइन में बैठा दिया है ना, थपड़िया रहा है और बतिया रहा है। जो हो तुम हो, एक थप्पड़, एने ओने मत जाना ना जी, यस और नो, फिर एक थप्पड़। चलिए, तो वही बात है, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना? दैट्स व्हाई ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एन, अपॉन, अपन ना जी, हाँ, ए पी एन, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एन। चलिए, अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम टॉपिक। अब मजा आएगा इसको पढ़ने में, काहे कि जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसकी बात यहां पे करेंगे। यहां पर 3 साइंटिस्ट लोगों का बात होगा। पहला होगा जे थॉमसन, जिन्होंने प्लम एंड पॉडिंग मॉडल दिया था, काहे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए थे। लोग बोले, ए भैया आप ही ने इलेक्ट्रॉन खोजे थे? जी हम ही खोजे थे। तब बताइए ना, इलेक्ट्रॉन कहां होता है एटम में? इलेक्ट्रॉन को खोज दिए है ना कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो कहां होता है ये बताइए। फिर आते हैं रदरफोर्ड, कहा गया आप प्रोटॉन खोजे हैं, अतः हाँ, तनी बताइए ना कहां होता है प्रोटॉन, वो बात हुआ। तब आए इसमें नील्स बोर,
नील्स बोर की थ्योरी आज तक चल रही है, डोंट वरी, उनकी थ्योरी अभी तक काटी नहीं गई है और ना कभी कटेगी। हाँ, आप लोगों में से कोनो बड़ा होगा, साइंटिस्ट बनेगा, तब नील्स बोर की थ्योरी को गलत काट के अपना थ्योरी देगा ना जी। किसी का नाम अभय होगा तो अभयास थ्योरी ना, हो जाएगा, डोंट वरी। इंडिया से काश एगो नाम आता ना जी, आएगा। ऑल क्लियर? तो आज के लिए एनफ है, इससे ज्यादा लोड नहीं ले पाओगे आप लोग। कल का क्लास सुनो, संडे है और संडे के दिन छुट्टी